नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय जौलीग्रांट का 5वां दीक्षांत समारोह में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। केंद्रीय मंत्री मेडिकल इंजीनियरिंग, योग विज्ञान और बायो साइंसेज के 1316 छात्र छात्राओं को उन्होंने डिग्री वितरित की। इस मौके पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उच्च शिक्षा मंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत भी कार्यक्रम में पहुंचे और छात्र छात्राओं को उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी और विश्वविद्यालय की सराहना की। मैंने यहाँ से बीएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी रेडियोथेरेपी का कोर्स पूरा किया है और अब मेरे को एक सवा साल हो गया है यहाँ पे अपना अल्मा मैटर सर्व करते हुए। तो मुझे बहुत खुशी है कि मैं अपने घर के पास ही, और इन सब की वजह है एक तो हमारे गुरुजी जिनका मुझ पर आशीर्वाद रहा, दूसरे मेरी माताजी जिन्होंने मुझे इतना बड़ा किया और इस काबिल बनाया कि मैं आज यहाँ पे ये अवार्ड मैंने राजनाथ जी से रिसीव किया है, माननीय राजनाथ। और मैं मानता हूँ कि बच्चों को यहाँ पर शिक्षा भी दी जाती है और शिक्षा के साथ साथ दीक्षा भी दी जाती है। ज्ञान के साथ साथ संस्कार का भी एक बहुत महत्व होता है मनुष्य के जीवन में, और दोनों चीज़ें यहाँ दी जाती हैं। मैं इस शिक्षण संस्था की सराहना करता हूँ, इस विश्वविद्यालय की। आपने डॉक्टरों को कहा कि अपने समय उत्तराखंड को भी दें, राज्य को दें, देश को दें। डॉक्टरों से समय मांगा जो ये मैं सभी के लिए कहा, डॉक्टर तो देंगे ही देंगे सभी से। सर, नेपाल की ओर से लगातार मैं समझता हूँ हमारे जो बच्चे जिन्होंने यहाँ से अपनी डिग्रियाँ आज प्राप्त की हैं उनके लिए बहुत बड़ा दिन था कि उनके दीक्षांत समारोह में भारत के माननीय रक्षा मंत्री जी ने शिरकत करी। उनको अपने राजनीतिक जीवन का बहुत बड़ा अनुभव है, उनका आध्यात्मिक उनका जीवन है, उनको जो शिक्षक के रूप में उन्होंने अपना जीवन प्रारंभ किया, तो ये मेरे समझता हूँ हमसे ज़्यादा इन बच्चों के लिए बहुत बड़ा महत्वपूर्ण और बहुत बड़ा दिन। उत्तराखंड के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने नई दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान गणेश जोशी ने बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को उत्तराखंड के ऑर्गेनिक उत्पाद भी भेंट किए। साथ ही कई समसामयिक विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। साथ ही जोशी ने जेपी नड्डा को गुजरात चुनाव में बीजेपी की अभूतपूर्व जीत के लिए बधाई दी। बात मसूरी की, जहां पर एमपीजी कॉलेज छात्र संघ चुनाव की मतदान सुबह 6 बजे शुरू हो गया। छात्र संघ चुनाव को लेकर पुलिस और स्थानीय प्रशासन द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। वहीं कॉलेज में कोरोना काल के बाद छात्र संघ चुनाव को लेकर छात्र वोटरों में भारी उत्साह नजर आ रहा है। बता दें कि मसूरी एमपीजी कॉलेज में 896 वोटर हैं जो अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। वहीं अलग अलग पदों के लिए 20 प्रत्याशी मैदान में हैं। उत्तराखंड में बूस्टर डोज लगाने को लेकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच पलटवार शुरू हो गया है। कांग्रेस के आरोपों का जवाब देते हुए भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने कहा है कि धामी सरकार लगातार आम जनता से अपील कर रही है कि वो बूस्टर डोज लगाने का काम करें और सीएम की इस अपील से अभी तक प्रदेश भर में 28 से 30% लोग ऐसे हैं जिन्हें बूस्टर डोज लग चुका है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि विपक्ष के पास इस समय कोई मुद्दा नहीं है और वहां से आनंद कलर बयानबाजी करने में लगी हुई है, जबकि विपक्ष को जनहित का ध्यान रखते हुए जनता से इस मामले पर सरकार के साथ मिलकर काम करने की अपील करनी चाहिए थी। हर विषय पर राजनीति करना चाहती है। जहां तक बूस्टर डोज का सवाल है, सभी उत्तराखंड के नागरिकों को सरकार बार बार आग्रह कर रही है कि आप लोग बूस्टर डोज लगाइए, और बहुत लोगों ने लगाई भी है। 28-30% लोगों ने बूस्टर डोज लगाई है, बाकी लोग लगा रहे हैं बूस्टर डोज। देखिए, कई लोग ऐसे भी हैं कि जिनका अभी समय पूरा नहीं हो गया। जो 65 लाख की गिनती आ रही है, उस पर 65 लाख में बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं कि जिनकी सेकेंड डोज के और बूस्टर डोज के बीच का जो भी समय है वो बचा हुआ है। इसलिए सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को, सीएमओस को
उत्तराखंड के सभी 13 जिलों में शासन ने प्रमुख सचिव को जिला प्रभारी नामित किया है, जो सरकार की ओर से सभी 13 जिलों में विकास कार्यों की समीक्षा और सरकार और जिलों के बीच समन्वय स्थापित करने का काम करेंगे। लिहाजा अब सचिव नियमित रूप से जिले का भ्रमण करेंगे और विशिष्ट समस्याओं को शासन तक पहुंचाएंगे, जिस पर कांग्रेस ने तंज कसा है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल बिष्ट ने तंज कसते हुए कहा है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री को अपने विधायकों पर विश्वास नहीं है। जिलों के जिलाधिकारियों पर भी सीएम पर भरोसा नहीं है, इसलिए सचिवों को जिलों का प्रभार दिया गया है, जिससे साफ पता चलता है कि विधायकों और मुख्यमंत्री के बीच क्या चल रहा है। ये प्रदेश के मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सचिव स्तर के अधिकारियों को जिले का प्रभार दिया है। ये हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि मुख्यमंत्री का अपने विधायकों से विश्वास क्यों उठ गया। जो जिम्मेदारी मंत्रियों और विधायकों को निभानी चाहिए थी, अब उस पर सचिव स्तर के अधिकारी नियुक्त किए जा रहे हैं। और क्या मुख्यमंत्री का अपने जिलाधिकारियों पर से विश्वास समाप्त हो गया है? तो ये सारी कसरतें जो है ये इस ओर इशारा कर रही हैं कि सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, मुख्यमंत्री और विधायकों के बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, मंत्री और मुख्यमंत्री के बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इसलिए सचिव स्तर के अधिकारियों को जो है जिले का प्रभार सौंपना पड़ रहा है और इससे ये साबित होता है कि मुख्यमंत्री अपने जिलाधिकारियों पर भी विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ये आरोप लंबे समय से लगा रही है कि प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी में और मंत्रियों के बीच में और मुख्यमंत्री के बीच में एक बहुत बड़ा गैप है, जिससे प्रदेश का विकास प्रभावित हो पा रहा है और सरकार जो है आपसी नोरा कुश्ती में व्यस्त है। बात लक्सर की करेंगे, जहां पर राजकीय डिग्री कॉलेज छात्र संघ चुनाव में अध्यक्ष पद पर एनएसयूआई के गौरव कुमार ने एबीवीपी के आदित्य कुमार को 13 मतों से शिकस्त देकर विजय हासिल कर ली है। वहीं उपाध्यक्ष पद पर एबीवीपी की प्राची ने एनएसयूआई के कुमान को 10 मतों से हराकर विजय हासिल की है। सचिव पद पर एनएसयूआई की रेखा पहले ही निर्विरोध चुनाव जीत गई थी। दूसरी तरफ यूआर पद पर एबीवीपी के नगर कुमार ने जीत हासिल की है। लेकिन यहाँ खास बात यह है कि लक्सर में अध्यक्ष पद पर एनएसयूआई ने 8 साल बाद ये जीत हासिल की है। इससे पहले यहाँ लगातार एबीवीपी का कब्जा ही रहा है। अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करूंगा, सभी कॉलेज के स्टाफ का धन्यवाद करूंगा और अपने जो भी है सहपाठी और मित्रों का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मेरा रात दिन भर साथ दिया और सभी से यही अपील रहेगी कि आगे भी ऐसा ही साथ बनाए रखेंगे। कॉलेज में अनुशासन के हीनता में बिल्कुल काम करेंगे। मुझे बहुत खुशी है कि मैं जीत गई, पर मुझे दुख भी है सबसे ज़्यादा। अगर मेरे आदित्य भैया भी जीतते तो जब ज़्यादा मुझे अपनी खुशी होती कि मैं उपाध्यक्ष पद पे हूँ, तो इसलिए फ़िलहाल मैं खुशी भी ना खुश होने के बराबर हूँ। बट मैं सबको धन्यवाद भी करना चाहती हूँ मुझे वोट देने के लिए। उत्तराखंड के पूर्व आईएफएस किशन चंद को विजिलेंस ने गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर दिया है। चर्चित आईएफएस किशन चंद भ्रष्टाचार के कई मामलों में आरोपी बनाए गए हैं। विजिलेंस की टीम पिछले कुछ दिनों से लगातार किशन चंद को तलाश कर रही थी, जिनकी शुक्रवार को गाजियाबाद से गिरफ्तारी की गई। किशन चंद हरिद्वार के रहने वाले हैं और उनके घर में कुर्की नोटिस चस्पा होने के अगले ही दिन उन्हें गिरफ्तार किया गया। डीएफओ रहने के दौरान कार्बेट टाइगर रिजर्व की कालागढ़ रेंज के मोरघट्टी और पाखरों में अवैध तरीके से निर्माण कराने निर्धारित संख्या से अधिक हरे पेड़ों के कटान, सरकारी धन के दुरुपयोग और फर्जी बिल बनाकर ठेकेदारों को भुगतने के आरोप हैं। आरोपों के मामले में शासन ने उनको निलंबित कर दिया था। हल्द्वानी विजिलेंस जांच कर रही थी और विजिलेंस कोर्ट से उनकी गिरफ्तारी के गैर जमानती वारंट जारी किए गए थे। अभी जिम कॉर्बेट पार्क में जैसा कि विगत में मुकदमा दर्ज हुआ था पेड़ों वृक्षों के पातन और अवैध निर्माण को लेकर, जिसमें कि हम लोग बहुत दिनों से इस इन रिटायर्ड डीएफओ महोदय जो हमारे हैं किशन चंद जी, इनको हम लोग खोज रहे थे। इनके बयान के लिए हमने कई बार इनको प्रयास किया मिलने का, लेकिन ये समहाउ हमें मिल नहीं पाए और इन्होंने बीच में अपने गिरफ्तारी पर स्टे लगाया। उसमें भी स्टे के समय भी ये हमें ठीक से कुछ भी नहीं बताया। पुनः जब इनका स्टे वेकेट हुआ तो हमने इनको खोजने का कोशिश किया, तब ये कल हमें वैशाली में मैक्स हॉस्पिटल के सामने मिले जहां की इनकी गिरफ्तारी हुई है। और अब हम इनसे पूछताछ करेंगे और क्योंकि इसमें कई सारे ऐसे तथ्य हैं जिससे कि अगर आगे हम क्या अपनी विवेचना में कार्रवाई करनी है वो उसी से
उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों में चंपावत की दर्दनाक घटना के बाद बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी की ओर से सभी मुख्य शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया जा चुका है कि वो अपने जनपदों में ऐसे सभी स्कूलों का विवरण तैयार करें जिनके भवन जीर्ण शीर्ण अवस्था में पहुंच चुके हैं। उसमें दो तरह के हैं। ऐसे 3000 स्कूल ऐसे हमारे हैं जो 1961 के पूर्व के बने हैं। तो एक तो उनकी DPR हम लोग बना रहे हैं, और जो प्राइमरी स्कूल है उसके लिए 1.5 लाख, अपर प्राइमरी को 2 लाख और इंटरमीडिएट के लिए 3 लाख हमने इसमें रखा हुआ है। और हमने जो पंचायत हैं, हमारी पंचायतें, उनको भी निर्देशित किया है कि 15वें वित्त और राज्य वित्त का पैसा उसमें खर्च करें। जो स्कूल के ग्राउंड वगैरह वो मनरेगा में ठीक करें। इसके अलावा अगर पैसे की कमी पड़ती है तो राज्य सरकार उसको वहन करेगी। 1961 के बाद के जो हमारे स्कूल हैं वो लगभग हमारे 1000 हैं जहाँ पे जिनको मरम्मत की ज़रूरत है। उसके भी RWD के द्वारा हम लोग DPR बना रहे हैं और अगले 2 वर्षों में हम सारे ठीक करेंगे। पौड़ी जिले में स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना की रोकथाम के लिए सरकार से बूस्टर डोज भेजे जाने की मांग की है। दरअसल पौड़ी जिले में भी बूस्टर डोज खत्म हो चुका है, जिसके चलते अब तक जिले में महज 26.6% लोगों को ही बूस्टर डोज लग पाई है। 18 साल से 59 साल तक के लोग शामिल हैं, जिसमें कोरोना के नए वेरिएंट BF7 की भारत में दस्तक होने के बाद से ही स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ गई है। हालांकि जिले में स्वास्थ्य विभाग पहली डोज का लक्ष्य 100% पूरा कर चुका है, जबकि दूसरी डोज भी 95% लोगों को लग चुकी है। लेकिन बूस्टर और प्रिकॉशन डोज भी की रफ्तार अभी धीमी नजर आ रही है। इस रफ्तार को बढ़ाने के लिए प्रिकॉशन डोज की मांग स्वास्थ्य विभाग ने सरकार से की है, ताकि वैक्सीनेशन को तेजी के साथ पूरा किया जा सके। फर्स्ट डोज 100% कंप्लीट है, और जो सेकंड डोज थी हमारा उसके सापेक्ष में 95% कंप्लीट हुआ है डिस्ट्रिक्ट में। और जो बूस्टर डोज है उसमें जो हमारे पास 18 से जो 59 साल तक के जो हमारे टारगेट थे वो थे 3,46,561, जिसमें से 78,216 को बूस्टर डोज लगा दी गई है, जिसका प्रतिशत 22.6% है। तो अभी भी फिलहाल यहाँ पे अभी कोविड वैक्सीनेशन की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। तो अभी यहाँ से तुरंत कल एक हाई लेवल की मीटिंग हुई थी जिसमें डिमांड भेज दी गई है, और जो कुछ भी यहाँ पे प्रिकॉशन डोज बचे हुए हैं उनको जल्द से जल्द पूरा कर दिया जाएगा एक अभियान के तहत। वह टिहरी की होगी, जहां पर पलायन की मार झेल रही टिहरी जिले के धौलधार ब्लॉक का राजकीय जूनियर हाई स्कूल मरगांव बंद होने की कगार पर है। बताया जा रहा है कि इस विद्यालय में मात्र एक छात्रा अध्ययनरत है और विद्यालय में 3 अध्यापक कार्यरत हैं, जिनमें 2 अध्यापक और 1 अध्यापिका हैं। बता दें कि राजकीय जूनियर हाई स्कूल मरगांव 2006 में स्वीकृत हुआ था। 2006 से लेकर 2014 तक पठन पाठन का कार्य पंचायत भवन में चलता रहा, लेकिन 2014 में विद्यालय भवन का काम पूरा होने के बाद पठन पाठन का कार्य विद्यालय भवन में शुरू हुआ। एक छात्रा पर लगभग शिक्षा विभाग के महीने में 3 लाख और पूरे साल की बात की जाए तो लगभग 36 लाख रुपए खर्च हो रहा है। हाई स्कूल का पूरा मामला एक छात्रा के भरोसे पूरा ये विद्यालय चल रहा है और एक छात्रा पर लाखों रुपए खर्चा किया जा रहा है। विद्यालय में 3 अध्यापक कार्यरत हैं जो इस छात्रा को पढ़ाते हैं। एक साल में 36 लाख रुपए इस स्कूल पर खर्च हो रहा है। बात मसूरी की, जहां पर पर्वतीय गांधी इंद्रमणि बड़ौनी विचार स्मृति मंच और मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से पर्वतीय गांधी इंद्रमणि बड़ौनी जी के 98वें जन्मदिन पर मसूरी के शहीद स्थल पर मसूरी के राज्य आंदोलनकारियों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसने सभी मौजूद श्रोताओं के मन को मोह लिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि योगेश भट्ट, सूचना आयुक्त, उत्तराखंड राज्य सूचना आयोग के द्वारा कार्यक्रम का शुभारंभ करके शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की गई। महामंत्री है नहीं यहाँ पे गुप्ता जी सुंदर आप संचालन कर रहे थे, लेकिन आप इस कार्यक्रम के
उत्तराखंड राज्य की एक तरह से जन्मदाता में से एक स्वर्गीय बडोनी जी रहे हैं, आंदोलनकारी रहे हैं और उनके नेतृत्व में ही पृथक उत्तराखंड राज्य की लड़ाई लड़ी गई है। तो इस अवसर पर हम सब उत्तराखंड राज्यवासियों को बडोनी जी के प्रति कृतज्ञता का भाव प्रकट करना चाहिए और इसी उद्देश्य के साथ हम यहाँ पर एकत्रित होकर के उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने आए हैं। क्योंकि ये शहीद स्थल है। स्वर्गीय बडोनी जी आंदोलनकारी रहे हैं, इस राज्य के निर्माताओं में से एक रहे हैं और सूचना आयुक्त क्योंकि वो भी जो है आंदोलनकारी रहे। बडोनी जी जो पर्वतीय गांधी है उनका 98 जन्म जयंती है और इस मौके पर यहाँ पर एक कल्चरल प्रोग्राम आयोजित किया गया क्योंकि इस राज्य के निर्माण में इंद्रमणि बडोनी जी की जो भूमिका है वही भूमिका जो स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी जी की थी, इसलिए उन्हें पर्वतीय गांधी के रूप में जाना जाता है। आज यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में बड़े भाई और वरिष्ठ पत्रकार, वरिष्ठ राज्य आंदोलनकारियों के भटजी आए हैं और उनसे यहाँ के पत्रकारों ने, अन्य लोगों ने भी बहुत सारी समस्याएं रखी क्योंकि आज वो एक संवैधानिक पद पर हैं। कोटद्वार पुलिस ने ऑनलाइन गिफ्ट देने के जरिए साइबर ठगी करने के मामले का खुलासा कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने एक महिला से 5,16,000 रुपए हड़पने के प्रकरण में 2 आरोपियों को नई दिल्ली से गिरफ्तार किया, जिसमें 29 वर्षीय महिला और 24 साल का एक लड़का शामिल है। एक आरोपी फिलहाल फरार चल रहा है। 3 आरोपियों पर पहले से साइबर क्राइम में मामला दर्ज है, वो जेल जा चुके हैं। जब मैं अनाथ आश्रम से निकल गई तो मेरी एक आपसी से दोस्ती हुई, उससे मेरा एक बच्चा है छोटा। तो जब वो छोड़ के मुझे यहाँ से चला गया, मैं जहाँ रहती थी वहाँ पे मुझे कोई जो भी पकड़ा गया है, जिसके चक्कर में मैं पकड़ी गई हूँ, वो मिला। वो लोग मुझे कहते थे, मेरे बच्चे को प्यार करते थे क्योंकि मुझे कोई बच्चे को पूछता नहीं था, सब चिढ़ाते थे उसे अपसी। तो वो उसे प्यार करते थे। फिर मैं उनसे मदद मांगती थी हमेशा। तो उन्होंने बोला कि आप एक काम क्या करो, ये अकाउंट खोल के दो। हमारे अकाउंट नहीं खुलते हैं यहाँ पे, हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट टाई का बिजनेस करते हैं। उन्होंने मुझे दिखाया भी था, कहा था इसीलिए हमें अकाउंट चाहिए होते हैं। तो जब मैं उन्हें अकाउंट दी थी, कभी वो मुझे 8,000, कभी 10,000, कभी 12,000 ऐसे करके देते थे। बस मेरा यही था कि मैं उन्हें अकाउंट प्रोवाइड कराती थी। ये 3-4 दिन पहले कंप्लेंट पुलिस को मिली थी यहाँ, तो उसमें इमीडिएट जैसा कि हमारी एसएसपी मैम के निर्देश है कि ऐसे मामलों को इमीडिएट मुकदमे में दर्ज किया जाए। मुकदमा दर्ज हुआ और जो क्राइम था वो ये था कि वादिनी का ये कहना था कि एक अननोन नंबर से उनको कॉल आई और उनको कोई सामान उनका एयरपोर्ट पे आया है, उसके एवज में कुछ पैसे डालने की बात हुई और फिर वो काफ़ी लंबी प्रोसेस चली कि अब ये ऐसा करने के लिए डालिए, वैसा करने के लिए डालिए। तो करीब अगले 7-8 घंटों में वो महिला जो थी करीब 5,16,000 रुपये उनके अकाउंट में डाल चुकी थी। जब उनको लगा कि अब इसमें लगातार वो चेन बढ़ती जा रही है, उनको रियलाइज हुआ कि मेरे साथ कुछ साइबर फ्रॉड हो गया। तो जैसे उन्होंने पुलिस में कंप्लेंट दी, मुकदमा दर्ज हुआ, तो हमारी साइबर टीम जिसमें जयपाल हमारे दरोगा हैं जो उसको देखते हैं साइबर सेल को। उत्तराखंड राज्य आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाने वाले नेता और पहाड़ के गांधी के नाम से प्रसिद्ध स्वर्गीय इंद्रमणि बडोनी की 98वीं जयंती पर मसूरी के बडोनी चौक पर इंद्रमणि बडोनी विचार मंच के द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान मसूरी में राजनीतिक और सामाजिक संगठनों के लोगों ने इंद्रमणि बडोनी जी की मूर्ति पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। पहले तो मैं सभी लोगों को आज हमारे पर्वतीय गांधी इंद्रमणि बडोनी जी के 98वें जन्मदिन पे जो हूँ सबको बधाई देता हूँ और बड़े गर्व की बात है कि आज पूरा मसूरी मिलकर यहाँ पर इंद्रमणि बडोनी जी के जन्मदिन को यहाँ पे मना रहा है। बड़ी खुशी की बात है और आज भव्य रूप में मनाया जा रहा है। यहाँ पे सभी लोग आंदोलनकारी यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर अभी बडोनी जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर जो कमियां रह गई हैं, काफ़ी जनता की डिमांड के बाद यहाँ पे धरने प्रदर्शन की धमकी देने के बाद जो है बडोनी चौक स्थापित हुआ और उनकी प्रतिमा लगी। लेकिन यहाँ पर जो स्थानीय प्रशासन, ये नगर पालिका का मेन काम है, ये अपने आप ही एक नगर पालिका जो काम करना चाहता, खुद ही करना चाहता, वो काम यहाँ पे नहीं हुआ है। यहाँ पे 98वां जन्मदिन हम बडोनी जी का मना रहे हैं और सभी लोग बड़े सम्मान से इनका जन्मदिन मना रहे हैं और ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। बडोनी जी ने हमारे उत्तराखंड की लड़ाई लड़ी थी और इसमें इनका बहुत बड़ा योगदान था और इन्हें जो है गढ़वाल का गांधी के नाम से जाना जाता है। तो इसके लिए जो है इंद्रमणि बडोनी जी ने जो ये हमारे राज्य को लड़ाई लड़ने में अपना पूर्ण योगदान, जो हम लोगों में ऊर्जा भरी थी, इसमें इनका।
अब बात काशीपुर की कर लेते हैं, जहां पर चेकिंग के दौरान खनन माफियाओं ने काशीपुर के उपजिलाधिकारी अभय प्रताप सिंह पर जानलेवा हमला करने का प्रयास किया है। बता दें कि हमले में एसडीएम बाल बच गए हैं। उपजिलाधिकारी के चालक दीपक कुमार ने कोतवाली में इस मामले में मुकदमा दर्ज कराया है। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिलाधिकारी महोदय के आदेश के क्रम में जो अवैध खनन और अवैध परिवहन हो रहा था खनन में, इसकी चेकिंग की जा रही थी। इसकी चेकिंग में हमने कुछ चेक पोस्ट भी बनाए थे। अब चूँकि जहाँ हमने चेक पोस्ट बनाया था उस रूट पे गाड़ियाँ कम हो गई थी और अंडरलोड हो गई थी, अंडरलोड जाती थी। तो फिर ये तय हुआ कि अब जो हमारी टीम है वो मोबाइल टीम रहेगी और जो अलग अलग रूट है जहाँ से अवैध परिवहन की गाड़ियाँ निकल रही हैं वहाँ चेकिंग की जाएगी। तो इसी के क्रम में मेरे द्वारा जो है कुंडेश्वरी मार्ग पे चेकिंग की जा रही थी। तभी कुछ वाहनों को हमने रोका था। उसी बीच कुछ एक क्रेटा वाहन आया और उसने धक्का मार के गाड़ी को मेरे और वहाँ से उन गाड़ियों को भगाने का प्रयास। प्राप्त हुई थी कि एसडीएम काशीपुर चेकिंग कर रहे थे तो वहाँ पर कुछ फील्डर्स उनका पीछा कर रहे थे। उसके बाद जब उन्होंने एक गाड़ी वहाँ पे क्रेटा गाड़ी आई थी उसको उन्होंने रोकने का प्रयास किया तो गाड़ी ने उनको टक्कर मार के ऊपर गई। तो गाड़ी नंबर हमारे पास है और इसमें 2 टीमों का गठन किया गया है और तत्काल इसमें निर्देश दिए गए हैं कि वाहन स्वामी और जो गाड़ी चला रहा है ड्राइवर इनको तत्काल अरेस्ट करके माननीय न्यायालय के सामने पेश। ननकबत्ता पुलिस टीम ने एक 20,000 के नामी फरार अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बता दें कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उधम सिंह नगर की तरफ से वांछित और इनामी अपराधियों की धरपकड़ के लिए अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत पुलिस अधीक्षक उधम सिंह नगर और खटीमा पुलिस क्षेत्राधिकारी वीर सिंह के पर्यवेक्षण और थानाध्यक्ष ननकबत्ता के नेतृत्व में पुलिस टीम की तरफ से 7 महीने से फरार चल रहे इनामी बदमाश अंकुश उर्फ अंकली को पीलीभीत से गिरफ्तार किया गया। ये एसएसपी महोदय के निर्देशन में जितने भी इनामी हैं, वांछित हैं और जितने भी ये मफरूर हैं, जो भी अपराधी हैं, इनकी धरपकड़ के लिए अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत हमारे सभी थाने कार्रवाई कर रहे हैं। इसी के तहत नानकबत्ता थाने द्वारा कल एक 20,000 का इनामी था। इसको हजारा है यूपी में एक जगह, वहाँ से इसको अरेस्ट करके लाए हैं। बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए इंडिया वॉइस।